और यहाँ मैंने देखा कि अनफ्रेश कॉलोनी में घर से बाहर निकलते तो नालियाँ गंदी नालियाँ बह रही है। तो अगर एक तरफ सांसद आ जाए और एक तरफ हम आ जाए तो लोग हमारे पास आते थे, सांसद के पास नहीं आते थे। तो कलर हमारे सामने आए, पहले 2 कलर होते थे, 2 कलर के बाद 3 हुए, फिर 4 हुए, अभी मल्टी कलर हो गए। लेकिन जो न्यूज़ की शुरुआत थी, वो एक डीडी मेट्रो एक चैनल हुआ करता था। तो वो बदलाव हमने देखा कि जिस जिस तरह से सब लोग अखबारों पर डिपेंड थे, वो फिर टीवी की तरफ चले गए क्योंकि टीवी आसान था। अब एआई ने इतना आसान कर दिया है, इंसान की जो लाइफ़ है उसको बहुत आसान कर दिया है। लेकिन उसके लिए खतरे भी बहुत सारे हैं, करना पड़ता है। अभी आप देखते हैं कि अगर आप फ़ेसबुक पर या सोशल मीडिया पर अगर आप कोई गलत चीज़ देते हैं, कोई अफ़वाह फैलाते हैं, तो फ़ेसबुक आपको तुरंत ब्लॉक कर देता है। अब ये प्रवृत्ति इतनी खतरनाक है कि सच क्या है, झूठ क्या है, यही पता नहीं चल रहा है। तो क्या चैट जीपीटी उसे बताएगा, हाँ, आप सुसाइड ऐसा करो? जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी है, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को इस पर कदम उठाने होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका अनपढ़ गॉसिप में। एक शिष्य के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है? जब उसका गुरु उसके सामने हो और वो सम्मान दिख रहा हो चीज़ों, आँखों में, भावनाओं में, जिसको एक शिष्य और एक गुरु ही समझ सकते हैं। चलिए, आज मेरे लिए बहुत ख़ास दिन है क्योंकि मीडिया या पत्रकारिता की अगर बात करूँ तो इस जगत को सबसे पहले जो कहते हैं ना छोटे बच्चे की तरह पार्क में टहलाया जाता है और दिखाया जाता है कि ये क्या है, कैसा कौन-सा पशु क्या है, क्या चीज़ें हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को ना ऐसे नहीं, भारत की बात करें तो संसद सबसे बड़ी सर्वोपरि संस्था है, वहाँ पे सर लेके गए। पत्रकारिता के चैनलों की बात करें, प्रिंट जगत की बात करें, वहाँ पे लेके गया और सिखाया, पढ़ाया कि कैसे। और मुझे सौभाग्य मिल रहा है कि हमारे रोशन गौर सर हमारे साथ हैं। जिनसे आज इस पॉडकास्ट में बहुत सारी सुनी-अनसुनी बातें होंगी, बहुत सारी नॉलेज मिलेगा। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, बहुत-बहुत और मुझे भी बहुत खुशी है और मुझे प्राउड भी है कि विक्रम के साथ आज मैं रूबरू हो रहा हूँ। सर ये प्राउड मोमेंट मेरे लिए सबसे बड़ा है कि बतौर शिष्य सर आपको देखते थे, आपसे सीखते थे। आज आपसे बैठ के बातें होंगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर पत्रकारिता से पहले मैं क्योंकि आपको पत्रकारिता जगत में हर कोई जानता है, चाहे मैं प्रधानमंत्री की बात करूँ, मुख्यमंत्री की बात करूँ, किसी भी नेता। लेकिन इस जगत में आने से पहले आपकी पढ़ाई और चीज़ों को सर वो सब जानना चाहते हैं। देखिए, मैं एक छोटे से गाँव से हूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ और उत्तराखंड में भी एक लैंसडौन एक हिल स्टेशन है, उसका एक छोटा-सा गाँव है, मैं वहाँ से हूँ और कभी हमने भी नहीं सोचा था कि हम पत्रकार बनेंगे और मेरा जो इंटरेस्ट था, वो था कि मुझे पढ़ाई में जाना है और कहीं टीचिंग करानी है और इसलिए जब मैंने एमए किया था, एमए करने के बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, वहाँ मैंने एमफिल में एडमिशन लिया था। सर दिल्ली की तरफ रुख कैसे हुआ? दिल्ली उत्तराखंड से ऐसा कि चूँकि उत्तराखंड में पढ़ाई-लिखाई के लिए सीमित साधन है और जहाँ मेरा घर है, वहाँ से मैं अपने स्कूलिंग जो मेरी थी 5 किलोमीटर दूर था और जब मैंने हाई स्कूल किया तो वो 10 किलोमीटर हो गया और जब मैंने ग्रेजुएशन की तो वो 20 किलोमीटर हो गया और जब मैंने पीजी किया तो वो 27 किलोमीटर हो गया। तो 27 किलोमीटर तो कभी मैं कोटद्वार रहता था और कभी-कभी घर से आना-जाना होता था। लेकिन जहाँ मैंने कॉलेज किया था, इंटर कॉलेज और बीए किया था, वहाँ मैं पैदल जाता था। पहाड़ में 20 किलोमीटर पैदल जाना और 20 किलोमीटर पैदल आना। वो ये भी सर ये कौन से साल की बात है? ये मेरी बात है मैं 83 से। सन 80 की हाँ, मैं 83 में मैंने 10वीं पास किया था। तो मेरा मतलब और भी बहुत कम सुविधाएँ होंगी आज तो पहाड़ों कुछ भी नहीं था। उस वक़्त हम पैदल चलते थे और पैदल आते थे। अभी तो लोग बसों में जाते हैं या लोगों ने अपने स्कूटर कारें खरीद ली है। और हम जब स्कूलिंग करते थे, तो हमारे घर में चिमनी होती थी। लाइट जो आप देख रहे हैं दिल्ली में, वो सब नहीं होता था। तो हमने चिमनी में पढ़ाई की और जब मैंने कोटद्वार गया और मैंने एमए किया, हालाँकि बीच में कुछ दिन मैं दिल्ली आया था। तो एक सपना था कि दिल्ली जाना है और अगर आपको अ, अच्छा बनना है, थोड़ा-सा प्रोग्रेस करनी है, तो फिर आपको दिल्ली आना ही पड़ेगा। ये पहले से माइंड मेकअप था। तो जब मैं दिल्ली आया, तो दिल्ली में भी मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया था एमफिल में। हालाँकि मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि नौकरी करनी ज़रूरी थी। तो मैंने नौकरी की, वो छोटी-मोटी नौकरी की, साथ-साथ पढ़ाई करता रहा और फिर मुझे मौका मिला जनसत्ता में।
और चूँकि मैंने कॉलेज लाइफ़ में मैं अखबारों के लिए लिखता था, तो एक जुनून था, एक कीड़ा तो था कि मुझे अखबारों में लिखना है। कुछ मैं खबरें भी लिखता था, कुछ मैं कहानियाँ, कविताएँ लिखता था। लेकिन उद्देश्य था मेरा कि या तो मैं कहीं टीचिंग करूँगा और या मैं फ़िल्म निर्माण के लिए बम्बई जाऊँगा। ये मेरा क्लियर था। लेकिन टीचिंग में भी नहीं हो पाया। फिर मुंबई जाने के लिए मैंने एफटीआईआई का एग्ज़ाम दिया कि अगर पुणे में एफटीआईआई में एडमिशन हो जाए, तो फिर मुंबई जाने का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से वो भी मेरे से मैं पास नहीं कर पाया, तो वो भी छूट गया। तो फिर मेरे पास एक रास्ता बचा कि अब मुझे दिल्ली में नौकरी करनी है। पढ़ाई भी करूँगा, लेकिन नौकरी भी करनी है, घर की परिस्थितियाँ जैसे थी। तो इसके कारण मुझे मैंने जनसत्ता में मुझे काम मिल गया। तो सर अप्रोच कैसे हुई? क्योंकि अप्रोच के समय तो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से, विभिन्न पोर्टल के माध्यम से, विभिन्न तरीकों से, एक-दूसरे के संबंधों के माध्यम से भी वैकेंसी और चीज़ों का पता चलता है। सर ये बात जब चल रही है लगभग सन 88-89 के आस-पास की बात चल रही होगी। उस समय सर पता कैसे चलता था? उस समय चूँकि उसमें अखबार का ही ज़माना था, टीवी तो था नहीं, सोशल मीडिया था नहीं, तो अखबारों का एक रुतबा होता था और अखबार पढ़ना जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा था कि आपको सुबह की अगर सुबह उठना है तो आपको अखबार पढ़ने हैं। तो अखबार का एक जलवा होता था, तो हम भी चाहते थे कि अखबारों में लिखें और मैं लिखता भी था, कॉलेज लाइफ़ से मैं लिखता था। तो जब मैं दिल्ली आया, तो दिल्ली में हमारी एक मुलाकात हमारे रिलेटिव हैं, उन्होंने हमारी एक मुलाकात कराई थी कुमार श्री मेरे मेंटर रहे पत्रकारिता के। तो कुमार श्री जी ने मुझे जनसत्ता में शिरीष जी हुआ करते थे न्यूज़ एडिटर। तो शिरीष जी से परिचय कराया कि इनसे कुछ लिखाइए। तो पहले वो अपनी मैगज़ीन में लिखाते थे मुझसे, तो मैं एक आर्टिकल लिखता था। फिर जनसत्ता में जब उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, तो शिरीष जी ने मुझे मौका दिया कि आप यहाँ हमारे लिए लिखना शुरू करो। तो उस समय चूँकि कविताएँ लिखना अलग चीज़ होती थी, खबरें लिखना अलग चीज़ होती थी, खबरें लिखनी नहीं आती थी। तो शिरीष जी ने हमारे गुरु बने फिर आनंद मित्तल जी। तो आनंद मित्तल जी से कहा कि आप इनको रिपोर्टिंग में कुछ सिखाओ। तो आनंद मित्तल जी ने हमें खूब सिखाया और उस वक़्त के जो है सुशील कुमार सिंह जी ब्यूरो चीफ हुआ करते थे जनसत्ता के, उनका बहुत आशीर्वाद मिला। तो आनंद मित्तल जी ने हमें सिखाया और वहाँ रिपोर्टिंग हमको दी। तो जनसत्ता से हमारी रिपोर्टिंग की शुरुआत हो गई। तो चूँकि जनसत्ता बहुत बड़ा नाम होता था, जब हमने किया, उसमें प्रभाष जोशी जी संपादक हुआ करते थे। बहुत बड़ा नाम पत्रकारिता में प्रभाष जोशी जी का था। तो वहाँ से जब हमने किया, तो उन्होंने हमें कहा कि आप दिल्ली के गाँव-गाँव में जाओ और गाँव के बारे में लिखो। आप गलियों में जाओ। आप जो अनऑथराइज़्ड कॉलोनियों की क्या समस्या है, उनके बारे में लिखो। तो जब मैं दिल्ली की अनऑथराइज़्ड कॉलोनियों में जाता था, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, पहाड़ से हूँ और उत्तराखंड में इतनी साफ-सफाई होती है। पहाड़ तो नेचुरली साफ होते हैं, सुंदर होते हैं और हम गाँव में शौच के लिए भी घर से 1 किलोमीटर दूर जाते हैं। और यहाँ मैंने देखा कि अनऑथराइज़्ड कॉलोनी में घर से बाहर निकलते तो नालियाँ गंदी नालियाँ बह रही हैं। तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है क्या? इंसान ऐसे भी रहते हैं क्या कि जिस घर में आप रहते हो, आपके घर के बाहर जो नाली है, वहाँ गंदगी बह रही हो? तो उसमें मैंने लिखना शुरू किया। पहले में जब मैं ऑफ़िस आया और मैंने लोगों को बताया तो लोग मेरा मुँह देख रहे थे कि ये आदमी कहाँ से आया है, जो इस तरह की बातें कर रहा है। ये दिल्ली में तो कॉमन चीज़ है। हमने दिल्ली की कल्पना की थी, नई दिल्ली की कल्पना। लेकिन जब मुझे जमुना पार की जो गलियाँ और कॉलोनी देखने को मिली, तो मुझे लगा ये तो नरक है। तब मैंने उन पे लिखना शुरू किया और उस लिखने से लोगों से जुड़ाव जो हुआ, लोग हमारा सम्मान करने लगे। जिस कॉलोनी में जाते थे, लोग फूल-माला से, ढोल बजा के हमारा सम्मान करते थे कि हमने लिखा और उस पर एक्शन हो गया, सफाई हो गई। हमने लिखा यहाँ गंदी नाला बह रहा है या नाली बह रही है, सफाई नहीं हो रही, तो अगले दिन वहाँ सफाई हो जाती थी। जनसत्ता का बड़ा उसमें रुतबा होता था और पार्कों के बारे में कि अनऑथराइज़ है, पार्कों की सफाई नहीं हो रही है, किसी ने कब्ज़ा कर रखा है, इस तरह हम लिखते थे, तो साफ हो जाते थे। फ़ोन तो होते नहीं थे, तो जब हम खबर लिखते थे और जब हम शाम को ऑफ़िस जाते थे खबर लेके फिर, तब तक हमें पता लगता था कि लोग फूल-माला चढ़ाने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि उनका काम हो चुका होता है। तो वो फिर एक वो जुनून बढ़ता चला गया कि हमने जनता की लोगों की समस्याओं का समाधान करना शुरू किया और वो फिर एक समझिए कि वो हमारे स्वभाव में आ गया। तो हम दिन भर यही करते थे, कॉलोनी-कॉलोनी में जाना, गाँव-गाँव जाना, लोगों की समस्याएँ सुनना, लोगों से बात करना। तो लोग हमको सांसदों से ज़्यादा हमको जानते थे। अगर एक तरफ सांसद आ जाए और एक तरफ हम आ जाए तो लोग हमारे पास आते थे, सांसद के पास नहीं आते थे। तो हमने वो ज़माना देखा। उसके बाद से फिर धीरे-धीरे उस दिन मैं नवभारत टाइम्स में गया। थोड़ा-सा काम किया और ज़्यादा नहीं और उस वक़्त राष्ट्र सहारा शुरू हुआ।
तो राष्ट्रीय सहारा में मौका मिला तो फिर राष्ट्रीय सहारा में आ गए। सर ये जो जर्नी रही, जी। आपने वही बात कही कि कलम से लेके अब एआई तक के इस 5 दशक लगभग 50 साल से अधिक के बदलाव को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैंने तो जैसे कहा कि चिमनी से हमने शुरुआत की और चिमनी के बाद एक लट्टू आता था बल्ब, वो देखा। जब हम दिल्ली आए और दिल्ली में जनसत्ता में जब मैंने नौकरी की, शुरुआत की, नौकरी तो नहीं थी उसमें, स्ट्रिंगर थे हम लोग, अंशकालिक संवाददाता जिसे कहते हैं। तो उस वक़्त वहाँ ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी। ब्लॉक प्रिंटिंग का मतलब होता है कि एक-एक शब्द स्टील के, वो लोहे के होते थे और जो आपके लोग होते थे, वो एक-एक शब्द को जोड़ते थे। तो वो हमने वो ब्लॉक प्रिंटिंग देखा था। उसके बाद हमने बदलाव देखा कि उसके बाद जो आपका ये साइक्लोस्टेट आया था, जो टाइपिंग होती थी, टाइपिंग के बाद साइक्लोस्टेट आता था, जो साइक्लोस्टेट होते थे। उसके बाद ही ऑफसेट प्रिंटिंग आई थी, तो ऑफसेट प्रिंटिंग में बदलाव आया। अभी हमने देखा कि कंप्यूटराइज़्ड सिस्टम आ गया, कि आपने कंप्यूटर में ही सब कुछ किया, पेज मेकिंग आपकी कंप्यूटर में ही, और आपने कमांड दिया तो आपका अखबार छप के आ गया। ये आज की बात है, उस वक़्त नहीं था। उस वक़्त आपकी ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी, फिर ब्लॉक वो सेट होते थे, फिर उसके बाद उसपे स्याही लगती थी, वो स्याही फिर छप के आता था, फिर स्याही खत्म हो जाती, फिर दोबारा स्याही लगानी पड़ती थी। वो हमने युग देखा। तो आज हम देख रहे हैं कि कंप्यूटराइज़ सारा सिस्टम हो गया, सब कंप्यूटर ड्रिवन है। आपने कमांड दिया और आपके प्रिंट आ रहे हैं, और 4 कलर हो गए, मल्टी कलर हो गए, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट होता था। तो कलर हमारे सामने आए, पहले 2 कलर होते थे, 2 कलर के बाद 3 हुए, फिर 4 हुए, अभी मल्टी कलर हो गए। कि अभी आपके पास जितना अब आप चाहें उस तरह से आपको आ जाता है ना? पेपर भी आपका क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, ग्लेज़्ड पेपर आ गए। तो अखबार का ज़माना हमने देखा, उसके बाद हमारे सामने ही फिर टीवी की शुरुआत हुई। हालाँकि दूरदर्शन तो 59 में आ गया था, लेकिन जो न्यूज़ की शुरुआत थी, वो एक डीडी मेट्रो एक चैनल हुआ करता था, और उसमें एक तो जो दूरदर्शन के अपने एक नेशनल न्यूज़ का प्रोग्राम होता था, लेकिन उसमें एक आधे घंटे का प्रोग्राम शुरू हुआ था आज तक के नाम से। वो एक 97-98 की बात है। तो हमारे सामने जब हमने उसे देखा कि एक नई चीज़ आई है, और एसपी सिंह जो नौवाल टाइम्स में थे, एसपी सिंह जी को बुलाया गया था। तो उन्होंने शुरुआत की थी और एक नया उन्होंने प्रचलन शुरू किया कि टीवी में भी खबरें चल सकती हैं, और हमारे साथी, हमारे लोग ही उस चैनल में गए। तो कुछ दिन तो वो आधे घंटे का प्रोग्राम चला, और 2000-2001 के आसपास फिर आज तक चैनल, फुल फ्लेज चैनल शुरू हो गया। उससे पहले जी न्यूज़ शुरू हो गया था। तो फिर टीवी चैनलों की एक-एक करके आज तक आया, फिर जी आया, फिर उसके बाद विदेशी चैनल भी आए कुछ, जैसे सोनी आया, स्टार न्यूज़ आया। स्टार न्यूज़ ने एनडीटीवी के साथ कोलैबोरेशन किया था। तो इस तरह से आया। तो हमारे सामने-सामने देखते-देखते आज हम देखें तो करीबन 950 चैनल हैं, जिसमें से 350 चैनल न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के थे। और उसके बाद जैसे ये इंटरनेट का ज़माना आया, तो फिर वेब का ज़माना आ गया। आपके जो समाचार पत्र थे, उनकी वेबसाइट शुरू हो गई, वो आया। उसके बाद ट्रैफ़िक इधर से उधर जाने लग गया, ट्रांसफ़र होने लग गया, और जैसे ही लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा ज़्यादा हुई, जब हमारा ज़माना था तब तो इंटरनेट नहीं था। फ़ोन हमारे सामने आए, इक्के-दुक्के फ़ोन होते थे। फ़ोन आए, उसके बाद इंटरनेट आ गया। इंटरनेट भी जो कुछ अमीर लोग होते थे, पैसे वाले लोग, उनके पास इंटरनेट होता था। तो इंटरनेट की सुविधा कुछ लोगों के पास थी। लेकिन जैसे ही ये लिबरलाइज़ेशन का समय आया, और 2G से 3G आया, 4G आया, तो इंटरनेट थोड़ा आसान हो गया, थोड़ा सस्ता हुआ। और जब से मैं कहूँगा कि जियो आया 2016-17 के 18 के आसपास, तो जियो ने इसमें एक क्रांति कर दी कि उन्होंने डाटा इतना सस्ता दे दिया कि हर व्यक्ति के पास इंटरनेट उपलब्ध हो गया। तो उससे जो थे, वो वेब बहुत तेज़ी से बढ़ा, और जो टीवी चैनलों के थे, अखबारों के थे, उनके वेब तो बढ़े, लोगों के इंडिविजुअल बढ़ गए, जिसको हम ब्लॉग कहते हैं। तो ब्लॉगिंग इतना तेज़ी से बढ़ा कि लोग अमीर बनने लगे, करोड़पति बनने लगे। उसी से ही लोग फिर डिजिटल की तरफ गए। अब जो है यूट्यूब आ गया, तो यूट्यूब में लोगों ने पैसे कमाने शुरू किए, यूट्यूब में बनाना। उसके बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस पर लोग गए। तो वो बदलाव हमने देखा कि जिस जिस तरह से सब लोग अखबारों पर डिपेंड थे, वो फिर टीवी की तरफ चले गए, क्योंकि टीवी आसान था। टीवी के बाद स्मार्टफ़ोन आ गया, अब सारी दुनिया स्मार्टफ़ोन पर आ गई है। और अब हम देख रहे हैं जो कि नई पीढ़ी जो आई है, वो नई पीढ़ी अब अखबार नहीं पढ़ती है। अगर आप किसी घर में आप देखोगे तो अखबार के बंडल पड़े होते हैं। और टीवी अब शो पीस के लिए हो गया है, अब लोग टीवी भी नहीं देखते। नेटफ्लिक्स किसी ने देख लिया तो देख लिया, अदरवाइज़ सब आपके मोबाइल पर आ गया। तो अब आपका ये ट्रेंड, मतलब ट्रेंड सेटर
ये सही है गलत है नहीं पता, लेकिन वास्तव में सर जिस तरीके से पहले पेपर छूटा, अब टीवी छूटी, अब मोबाइल आ गया, अब नेक्स्ट एआई आ रहा है, जिस तरीके से चीज़ों को लेके। देखिए, ये मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रहा है, ये इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए हमारा आप नहीं है। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी नहीं आती, अगर इंटरनेट नहीं आता तो शायद अखबार ही चल रहे होते। इंटरनेट आया, सैटेलाइट सिस्टम हमारा अच्छा हुआ तो टीवी चैनल आ गए, इंटरनेट आया तो वेब आ गए और इंटरनेट के ही कारण हमारा सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह आ गया। तो ये टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, लेकिन अभी एआई आ गया। अब एआई ने इन सबको ओवरटेक कर दिया है। अभी आपको जो चाहिए जैसे कि गूगल था हमारे पास, तो गूगल सर्च हम देखते थे कि हर व्यक्ति गूगल पर सर्च करा, लेकिन अब आप गूगल पर सर्च कम करते हैं। अभी आपके पास एलएलएम आ गए, आप चैट जीपीटी देखते हो, डीपसीक देखते हो, जेमिनी देख रहे हो। तो जेमिनी ये आपको ज़्यादा जल्दी से और ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट दे रहा है, क्योंकि गूगल तो आपको सिर्फ़ किसी किसी स बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है या आपको एक साइट को आपको रिडायरेक्ट कर देता है कि आप उस वेबसाइट पे चले जाओ, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन चैट जीपीटी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता है और आप उससे सवाल-जवाब भी कर सकते हैं कि मुझे इस पर और चाहिए और मुझे इस पर इन्फॉर्मेशन दो। तो एआई ने ओवरटेक कर दिया है। जो हम यूट्यूब की बात कर रहे हैं या हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, अब आपको एआई आपको सजेस्ट करता है कि आपको अगर आपको ऐसा करना तो इस वाले को देखो, ऐसा करना तो इस वाले को देखो। नहीं यूट्यूब आप एआई ने इतना आसान कर दिया है, इंसान की जो लाइफ़ है उसको बहुत आसान कर दिया है। लेकिन उसके लिए खतरे भी बहुत सारे हैं। सर जैसे भी मैं कुछ खतरों का आने वाला हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जैसे आपने बताया कि जब आप पेपर में कोई भी चीज़ लिखते थे तो आप फील्ड पे जाते थे, पहले रिपोर्ट करते थे, उससे सही गलत निकालते थे, फैक्ट चेक होने के बाद वो चीज़ पेपर में जाती थी। इस वजह से ही पेपर कोर्ट में भी मान्य है अगर कुछ भी मैं आज के समय में सर जितनी जल्दी से चीज़ आ जाती है, फैक्ट चेक जो होते हैं वो बहुत कम हो पाते हैं। कई बार गलत इन्फॉर्मेशन जाती है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जाती है, जिसका कि असर यहाँ तक भी हो जाता है कि कुछ-कुछ मामलों में तो लोग आत्महत्या तक कर देते हैं चीज़ों के बाद। हमने गेम्स के बारे में देखा है या हमने कई ऐसे मतलब देखा है कि गलती से ये चीज़ पता चली लेकिन जब तक वो चीज़ तो सर इसको लेके आप क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से अगर हम कहें मैं जैसे आत्महत्याएँ बढ़ी हैं, गलत न्यूज़ स्प्रेडिंग बढ़ी हैं, हमने कई बार देखा है कि यहाँ तक इस न्यूज़ स्प्रेड गलत हो जाती है कि दंगे तक में माहौल चेंज हो जाता है। तो सर इसको लेके क्योंकि पहले फैक्ट चेक बहुत होता था। मतलब आप कोई खबर कवर करते रहे होंगे, फिर इसके बाद आपने जैसे बताया कि जाते थे, फिर उसके पास एडिटर चेक करते थे, फिर उसके बाद वो चीज़ होती थी। आप खुद भी सर पीआईबी कार्ड होल्डर हैं, तो आपने से जब पहले भी कई बार चर्चा हुई थी, तो आप हर एक चीज़ को खुद जाके वो रिपोर्ट करते थे तब। अब सर सोशल मीडिया में मैंने आपसे सुना, आपसे सुन के कुछ मेरे को बात आई, मैंने उसको अपने तरीके से पेश कर दिया। उसके लिए आप सर क्या हाँ, टीवी में और अखबारों में फैक्ट चेक होते थे और एक सिस्टम था कि एक रिपोर्टर रहते उनके जो हेड थे, चीफ रिपोर्टर उसको चेक करते थे, ब्यूरो चीफ चेक करते थे, फिर आपके न्यूज़ एडिटर होते थे, वो चेक करते थे। कोई भी खबर बिना फैक्ट के जा ही नहीं सकती थी और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तमाम उस वक़्त के जो कानून थे, कानून का अपना एक डर रहता था कि अगर आप गलत करोगे तो कानून आपको दबोच देगा। इंटरनेट आने से क्या हुआ, एक तो खबरों का लोकतंत्रीकरण हुआ। मतलब कि पहले न्यूज़पेपर और टीवी टीवी चैनल वो एक तरफ़ा थे, यानी वन साइड होता था। मैंने खबर देखी, आपने पढ़ ली, उसमें इंटरेक्शन नहीं था। लेकिन सोशल मीडिया आने से क्या हुआ कि ये इंटरेक्शन हो गया, कि जिसके पास जो प्लेटफ़ॉर्म था, मेरे पास फ़ेसबुक था, तो मैंने फ़ेसबुक पे ही खबरें देनी शुरू कर दी। अपने आस-पास की इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर दी, वीडियो बनाने शुरू कर दिए। तो लोगों को लगा कि जब मैंने कोई खबर दी तो लोगों ने उस पर जवाब देने शुरू किए, यानी इंटरेक्शन हुआ। तो लोगों को उसमें आनंद आने लग गया कि कोई मैंने खबर दी और मैंने सवाल पूछा, इसने सवाल का भी जवाब दिया। तो त्वरित चीज़ें हो गई और उसका हमने असर भी देखा कि बहुत सारी खबरें ऐसी थी जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं चलाता था, वो सोशल मीडिया पर चली तो उसका इम्पैक्ट हुआ, असर उसका दिखा। लेकिन लोकतांत्रिकरण तो हुआ, लेकिन उसका उसका नियंत्रण नहीं रहा किसी का। तो वहाँ से इसकी चैलेंजेज़ हुई। अभी मैंने पीएचडी की है और मेरे पीएचडी का सब्जेक्ट डिजिटल मीडिया ही है और डिजिटल मीडिया की जो चैलेंजेज़ हैं, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी विश्वसनीयता है, उस पर मैंने बहुत स्टडी की है और उस दौरान मैंने जितना साहित्य पढ़ा और जितनी मैंने रिसर्च किया, उसमें मोटे तौर पर जो बात उभर कर आई है कि एक जो फैक्ट चेक है, वो नहीं हो रहा है और जो क्वालिटी आपके कर्मचारी होने चाहिए, जैसे अखबारों में सब एडिटर होते थे, वो चेक करते थे। एक चेन होती थी, वो सोशल मीडिया पे कहीं नहीं है और इसके कारण कि आपके पास अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब देखिए कि जब टीवी चैनल आया, तो केबल टीवी एक्ट बनाया 1995 में।
जब इंटरनेट आया तो 2000 में आईटी एक्ट बनाया और उसके बाद जब ये एआई और ये जब सोशल मीडिया आ गया उसके बाद से कोई हमारे पास सिस्टम नहीं था। जो आईटी एक्ट था 2000 वाला उसी में ये सारा डील होता था, उसमें अमेंडमेंट होते थे और 66 ए, 66 बी वगैरह होते थे। लेकिन जब सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम इतना ज़्यादा जब इन्होंने गंदगी फैलानी शुरू कर दी, तो सरकार को 2021 में जाके फिर वो इंटरमीडिएरी लॉ लाना पड़ा, जो आईटी नियम जिसे हम कहते हैं। ये सर ये जो 2021 में लॉ आया, हाँ, ये अलग से केवल डिजिटल मीडिया के लिए है या मतलब किसी ये डिजिटल मीडिया के लिए। डिजिटल मीडिया में भी जो इंटरमीडिएरी प्लेटफ़ॉर्म है, जैसे आपके सोशल मीडिया वाले हैं, आपका यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इनको कंट्रोल में रखने के लिए क्योंकि अल्टीमेटली प्लेटफ़ॉर्म तो आप दे रहे हो। अगर मैं उस पर गंदगी फैला रहा हूँ, अगर मैं अफ़वाह फैला रहा हूँ, कहीं दंगे हो रहे हैं, मैंने लिखा तो फेसबुक ने कैसे अनुमति दे दी? तो उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया कि आपको ये चेक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फैक्ट ये गलत है कि नहीं। अगर ये झूठ फैला रहा है तो आपने कैसे चलने दिया? तो आपको तुरंत उसको ब्लॉक करना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा और एक आपको सिस्टम अपने यहाँ बनाना पड़ेगा। तो कुछ दिन उन्होंने विरोध किया, लेकिन जब सरकार ने सख्ती दिखाई, तो अब इनको करना पड़ता है। अभी आप देखते हैं कि अगर आप फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर अगर आप कोई गलत चीज़ देते हैं, कोई अफ़वाह फैलाते हैं, तो फेसबुक आपको तुरंत ब्लॉक कर देता है। तो ये 2021 के ही जो नियम सरकार ने बनाए, उससे हुआ। बड़ी देर लगा, गैप हुआ कि 2000 के बाद सीधे 2021 में जाके वो भी नियम बदले। एक्ट वही है, उसी के तहत इन्होंने एक सिर्फ़ जोड़ दिया, उसमें सिर्फ़ नियम इन्होंने बनाए, लेकिन उसका फ़ायदा हुआ। लेकिन अभी भी अब आ गया ज़माना एआई का, अब एआई में डीप फेक हो रहा है। आप देखिए कि कोई भी आदमी फ़ोटो बना दे रहा है, मोदी जी से हाथ मिला रहे हैं, मोदी जी के साथ डांस करा रहे हैं। अब ये प्रवृत्ति इतनी खतरनाक है कि सच क्या है, झूठ क्या है, यही पता नहीं चल रहा है। कि वो मोदी जी असली हैं कि नकली हैं, ये पता नहीं चल रहा है। लड़कियों की, युवाओं की कैसे-कैसे फ़ोटो, कैसे-कैसे वो इमेज बना देते हैं। कब किसकी इमेज खराब कर दें पता नहीं चल पा रहा है। तो सच क्या है ये पता नहीं चल पा रहा है, झूठ क्या है ये पता नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ जितने ये जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जो ये एआई प्लेटफ़ॉर्म बना रहे हैं, एलएलएम बना रहे हैं, इतने सारे एप्लीकेशन बन रहे हैं। मैं आज उसका जो चैट जीपीटी के ओपन एआई के जो फाउंडर हैं, उनका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था। वो भी ये कह रहे थे कि हमारे सामने संकट हो गया है नैतिकता का। एथिक्स क्या है? एथिक्स ये है कि अगर कोई आदमी सुसाइड करना चाहता है और वो चैट जीपीटी से पूछे कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँ? बिल्कुल सर। तो क्या चैट जीपीटी उसे बताएगा हाँ, आप सुसाइड ऐसा करो। एक रस्सी लाओ, उसको पंखे में टाँगो, गले में बाँधो, झूल जाओ। तो ये मेरे लिए नैतिक होगा बताना? या मैं इसको ना बताऊँ, मैं कहूँगा नहीं भई ये ठीक नहीं है, आप ऐसा करो डॉक्टर के पास जाओ। या मेरे पास ऐसे कोई सिस्टम है कि मैं आपके घरवालों को फ़ोन कर दूँ कि भई आपका बच्चा मुझे सुसाइडल इन्फॉर्मेशन माँग रहा है मुझसे, तो बच्चे को देखो। उसका आप ट्रीटमेंट करो या उसकी काउंसलिंग करो। तो ये नैतिकता का सवाल हो गया। कानून से बड़ा नैतिकता का सवाल हो गया है कि एआई में हमको इसको ऐसे बेलगाम छोड़ दें, जबकि ये एआई हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जैसे मैंने सर, कहा एक मामला मैं इसमें लाहौर गुड़गाँव का एक मामला था, जिसमें बहुत बड़े पढ़े-लिखे वेल सेटल्ड एक जॉब वाला था। उसने एआई के थ्रू ही इन्फॉर्मेशन निकाली कि कैसे मैं सुसाइड और ईज़ी मौत पा सकता हूँ। उसने उस रिसर्च किया, रिसर्च में एक गैस का वो आया है मतलब आप ये मँगा लीजिए। उसने ऑनलाइन उस चीज़ को मँगाया क्योंकि वो दिखाना होता है उसमें किसी फ्रिज की या मशीन के रूप में, पार्ट के रूप में इसने कि फ़िल करना है और उसने उसके थ्रू अपनी जान ले हाँ, तो तो ये प्रॉब्लम है। सर इसको रेक्टिफ़ाई कैसे कर सकते हैं? इसको रेक्टिफाई या तो जो ये एलएलएम बना रहे हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इंटरनेशनल हमारी जो कम्युनिटी है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी है, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को इस पर कदम उठाने होंगे। जैसे आपके यूएस है, यूएस में एफडीए है, तो एफडीए बहुत सख्त है। वो अगर आप गलत करते हो तो आपको जुर्माना कर देता है, जेल भी दे सकता है और इतना जुर्माना कर देता है कि कंपनी बंद हो जाती है। ऐसे यूरोपीय संघ ने भी कुछ कानून बना रखे हैं। लेकिन भारत जैसे देश में जो अभी तक कोई कानून नहीं है, एआई को डील कैसे करेंगे अभी हमारे यहाँ कानून है। ऐसे तमाम देश है, ये तो मैंने एफडीए आपका अमेरिका और यूरोप का एग्ज़ाम्पल दिया, थोड़ा-सा जापान में भी कुछ है। लेकिन बाकी दुनिया में एआई को लेकर अभी कोई कानून ही नहीं बना है, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कानून बनाएँ तो बनाएँ क्या? क्योंकि रोज़ बदल रहा है। आज आपने देखा कि पहले सिर्फ़ चैट जीपीटी आया था जो सिर्फ़ टेक्स्ट लिखता था। बिल्कुल सर। उसके बाद आ गया कि वो आपको इमेज जनरेट कर रहा है। उसके बाद आया कि वो आपकी फ़िल्म बना दे रहा है। अब एक नया आ गया है, अभी जो वीओ 3 और बनाना आया है उसका नैनो बनाना आया है। नैनो बनाना ने तो कमाल कर दिया।
आपकी जो करोड़ों रुपए की फ़िल्में बन रही थी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत मामूली पैसे में आपकी पूरी फ़िल्म बना दे रहा है। तो रोज़ चीज़ें बदल रही हैं। एक एप्लीकेशन नहीं, अब तो एआई के न जाने कितनी एप्लीकेशन आ रही हैं। अब इसमें जो जो वर्ल्ड वार की हम बात कर रहे हैं कि दुनिया में जो यूक्रेन की रूस का जो वार चल रहा है ना? ये वार अब वो स लेवल नहीं रहा, अब वार चल रहा है ऊपर का। गूगल के बीच में है, एआई के बीच में, ओपन एआई के बीच में है, जो एलन मस्क का अपना है। ये जो 5-6 प्लेयर हैं ऊपर टॉप के, इनके बीच में युद्ध चल रहा है कि हम मार्केट को, दुनिया को कैसे अपनी तरफ आकर्षित करें। क्योंकि सारा मामला आज के 2 साल बाद आप देखिएगा, अभी एआई आया है। जब एजीआई आ जाएगा, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आने वाला है 2 साल बाद, उस पे बहुत तेज़ी से रिसर्च चल रहा है। तो आपका सारा काम एजीआई करेगा। आपका जो काम कर रहे हैं, आपको सिर्फ कमांड देना है। आपके बदले आपके एआई एजेंट काम करेंगे। तो इंसान के लिए काम ही नहीं बचेगा। सारा आपका काम आपके रोबोट करेंगे या आपके एजेंट काम करेंगे। सोचिए कि वो स्थिति क्या होगी। आपका कुछ भी आपका सेफ या सीक्रेट नहीं रहेगा। आपके कंप्यूटर के अंदर से ढूँढ के वो सब चीज़ निकाल के ले आएँगे। तो आपकी बैंकिंग सिस्टम कितनी सेफ होगी, आपकी जो मेडिकल सिस्टम वो कितना सेफ होगा। तो अभी जैसा हमारा रेलवे है, अब इतना बड़ा नेटवर्क है ये। एक उसमें अगर बग आ गया, एक उसमें अगर कुछ आपने ऐसा उसमें एंटीवायरस डाल दिया, तो पूरे हमारा ट्रेनों का सिस्टम खराब हो जाएगा। तो एआई में उतनी क्षमता है, वो कर सकता है। आपके नेटवर्क में घुस के एक बार आया था अभी कि हमारे जब एयरपोर्ट में एक इंडियन वो है एयरलाइंस है, तो उस एयरलाइंस में एक एंटीवायरस किसी ने घुसा दिया था, उसका सारा सिस्टम चेंज हो गया। जिस फ्लाइट को बैंगलोर जाना था, उसका उसने दिखाया कि इसको काठमांडू जाना है, तो सारा सिस्टम चेंज हो गया। ये चुनौतियाँ हैं। इसके लिए पूरी कम्युनिटी को, पूरे दुनिया को एक मंच पर आना पड़ेगा, कुछ कानून बनाने पड़ेंगे और ये जो एलएलएम बना रहे हैं, जो प्लेटफ़ॉर्म तैयार कर रहे हैं, उनको भी इसमें आमंत्रित करना होगा और रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा कि प्लेटफ़ॉर्म आप दे रहे हो। आज आप हाथ खड़े कर दे रहे हो। एक ज़माना ऐसा आया कि ये जो एआई है, ये आपके हाथ से निकल जाएगा। आपने हॉलीवुड की फ़िल्में देखी होंगी कि जब आप रोबोट बनाते हो, वो रोबोट फिर आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और फिर वो तबाही मचाना शुरू कर देता है। ये वही स्थिति एक्चुअल आने वाली है, जो हमने हॉलीवुड की फ़िल्मों में देखा था, वो आने वाली है। और जब एआई कंट्रोल से बाहर हो जाएगा तब क्या होगा? फिर तो आप हाथ खड़ा कर दोगे, मेरे बस में नहीं है। पर ब जनरेट तो आपने किया ना, बनाया आपने, तब क्या स्थिति होगी? वो खतरनाक है। हम तो न्यूज़ तो बहुत छोटी चीज़ हो गई, न्यूज़ तो बहुत पीछे रह गई है। अभी तो न्यूज़ का आप जनरेट कर दो ना 1 मिनट में न्यूज़। सर मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना कि अनलर्न तो फैक्टेड है। एक बात और है सर, जैसे भी आपने कहा कि जब एआई आएगा तो मैन पावर की जो अब तक रिक्वायरमेंट थी उसको बहुत नीचे लेवल पे ले जाएगा। हमने सुनने में भी आया है कि टीसीएस ने ले ऑफ किए हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ ले ऑफ कर रही हैं क्योंकि अब वो काम जो घंटों में होता था, दिनों में होता था, वो सेकंड्स में होता है। बिल्कुल। आपने कमांड दी, कमांड से आपको रिट्रीव होता है चीज़ों का। जैसे कंटेंट राइटिंग की भी बात करें तो कंटेंट राइटिंग के लिए आपको बंदा की ज़रूरत नहीं है। चैट जीपीटी शायद जो कंटेंट दे रहा है, हुँ, वो शायद ही एक इंसान उतनी जल्दी कोई दे पाएगा। हुँ। लेकिन सर जैसे कंप्यूटर आया था तब भी ये बात होती थी कि कंप्यूटर आएगा तो लोगों की जॉब जाएगी, लेकिन वो बढ़ा। तो क्या सर एआई के साथ ऐसा नहीं होने वाला या एआई देखिए, मैं अब आपको बताऊँ कि जब ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन होता है, जब कंप्यूटर आया था, तो उसमें हम स्कूलिंग, हमारा जो पीरियड था, उसमें मैं 10वीं 12वीं में था। 84-85 जब राजीव गांधी का समय था। तो उसमें लोगों ने बड़ा विरोध किया कि कंप्यूटर नहीं आना चाहिए, नौकरियाँ जाएँगी। और जब हम दिल्ली आए, तो मैंने सरकारी ऑफ़िसों में देखा, फाइलों की ढेर लगी रहती थी, कूड़े के ढेर जैसे होते हैं। धूल जमी हुई है और किसी क्लर्क को कह दो कि फाइल निकालनी है, तो उसको पसीना छूट जाता था कि मैं कौन-सी डेस्क से फाइल निकालूँगा। हमारे सामने सब कुछ चीज़ें चीज़ें हुई। लेकिन उसमें क्या था कि जो कंप्यूटराइज़्ड सिस्टम हुआ, वो क्लेरिकल स्टाफ के लिए हुआ, क्योंकि सारा काम क्लेरिकल को करना था। जो क्लर्क टाइप कर रहा था, अब वो कंप्यूटर से कर रहा है। जो फाइल वो फिज़िकल फाइल बना रहा था, अब वो कंप्यूटर के अंदर ही फाइल बना रहा है, सॉफ्ट कॉपी बना रहा है। तो क्या हुआ कि उसका बहुत लार्ज स्केल पर असर नहीं हुआ। किसको हुआ? एक सेगमेंट था सिर्फ, क्लेरिकल का था, कि क्लर्क ही सारा काम कर रहा है, इसलिए लोग क्या करते थे कि कंप्यूटर चलाना सीखते थे, कंप्यूटर टाइप करना सीखते थे, उसका ही हुआ। और धीरे-धीरे क्या हुआ कि जब वो कंप्यूटर एडवांस स्टेज पर पहुँचा, तो क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा नौकरियाँ कंप्यूटर ने ही दी। आज कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे, चाहे सबकी नौकरी चली जाए, कंप्यूटर साइंस के बच्चों को हमेशा नौकरी मिलती रहेगी और उन्हीं की तनख्वाहें बढ़ेंगी। तो कंप्यूटर ने जो कुछ नौकरियाँ गई होंगी, कई गुने ज़्यादा लोगों को नौकरी दी। वही सवाल आज एआई के सामने आ गया। एआई में नौकरियाँ जाएँगी, निश्चित तौर पर जाएँगी, लेकिन कई गुना मिलेंगी भी। किसको नौकरी मिलेंगी? जिसको एआई चलाना आता है, जिसको एआई हैंडल करना आता है, जो एआई को दोस्त बनाएगा। हालाँकि ये बात सच है कि उतने लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
मान लीजिए कि किसी कंटेंट क्रिएशन को एक न्यूज़ चैनल है, एक न्यूज़ चैनल में आप 300 लोग हैं। जब वो एआई से पूरी तरह से अपने आप को एडॉप्ट कर लेगा, तो 300 लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। हो सकता है 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग। मीडिया हाउस, बड़े-बड़े मीडिया हाउस ने एआई एंकर्स रखी हुई हैं। ये एंकर के अलावा जो आपका एडिटिंग का काम है, जी। जो एडिटिंग आपके 50 एडिटर काम कर रहे हैं, आपका एआई करेगा। एक एडिटर चाहिए आपको जो कंट्रोल करे, जो उसको कमांड दे। देखा है कि पहले जो हमें रियल फुटेज चाहिए, जो कैमरामैन और ले जाते थे, अब उसकी जगह खुद दिखाता है एआई जनरेटेड इमेजेस। हाँ, सारे टीवी चैनल यही कर रहे हैं। और फ्यूचरिस्टिक भी दिखा देता है। एआई सबसे बड़ी चीज़ ये है सर कि फ्यूचरिस्टिक, जैसे अपने देखा भी है कि जेमिनी ने भी नया निकाला है। इससे पहले और भी आए थे जो हमारे चेहरे को, आप 20 साल की उम्र को 60 साल में कैसे होंगे वो। हाँ, ये देखिए, ये इसके अलावा जो ये क्रिएटिव मार्केट है, जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, अब एड एजेंसियों को एक कोई एड फ़िल्म शूट करने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। एक जो आपका एक हीरो या हीरोइन को बुक करना पड़ता था। शूट करने के लिए आपको कहीं दूर जगह जाना पड़ता, लोकेशन लेनी पड़ती थी और उसका तामझाम पूरा लेना पड़ता था। अभी आप देखिए कि आप वीओ 3 में जाओ और वही एड, उससे बढ़िया हीरोइन जिसको आपको पैसे नहीं देने हैं। अगर आप बढ़िया कोई आप बॉलीवुड की हीरोइन लोगे, तो आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे। आपने एआई से एक हीरोइन क्रिएट की और आपने ऐड बनाया और मुझे लगता है कि ₹5000 में आपका एक वो जो आप 1 करोड़ रुपए का ऐड बनता था, वो ₹5000 में बनने लग गया। तो उस वाले मार्केट को कितना ये इम्पैक्ट करेगा, वो देखने वाली बात है। और आपका जो क्रिएटिव मार्केट है, इसके अलावा आप देखिए कि लॉ में आप चले जाइए, लॉ फर्म में। एक वकील है, कपिल सिब्बल, हम एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। कपिल सिब्बल के साथ कम से कम 500 लोग हैं जो वकील काम करते हैं, जो उनकी ड्राफ्टिंग करते हैं, लिखते हैं, फिर सुबह वो जब कोर्ट में जाते हैं, तो कपिल सिब्बल तो सिर्फ़ वहाँ बहस करते हैं, लिखते नहीं हैं। लिखने के लिए उनकी टीम बैठी हुई है। एआई अब आपकी जो जजमेंट दे रहा है, उस जजमेंट की एनालिसिस कर रहा है और आपके लिए एक आपको समरी बना के दे रहा है, जो सुबह कपिल सिब्बल को जाके वहाँ डिबेट करनी है। तो जो 300 लोगों के वकील की टीम है आपके पास, मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में वो 10-15 घट के रह जाएगी। और वो 10-15 लोग कौन होंगे? जिनको एआई चलाना आता है। तो ये हर फील्ड में इसका असर होगा, मेडिकल में होगा। जो डॉक्टर, अभी इतने सारे डॉक्टरों की लाइन लगी हुई है, सर्जरी शुरू हो गई है। रोबोटिक तो हो गई है, डॉक्टरों की। डॉक्टर से ज़्यादा चैट जीपीटी पे अगर आप अपनी फाइल डालते हैं, जो आपकी ब्लड रिपोर्ट है, ब्लड रिपोर्ट आप डालिए, एक्स-रे रिपोर्ट आप डालिए, चैट जीपीटी आपको एग्ज़ैक्ट बता देगा कि ये बीमारी क्या है। कौन-सी दवाई आपको खानी है, ये आपको चैट जीपीटी बता देगा। तो जो जो मेडिकल सेक्टर में इतने सारे इनोवेशन हो रहे हैं, जो एआई के मार्फत हो रहे हैं, पता लगा कि आपको एक डॉक्टर की ज़रूरत है। बाकी सारा काम आपको आपके एजेंट देख रहे हैं, जो डॉक्टर बने हुए हैं और वो आपको बता रहे हैं, आप अपनी रिपोर्ट लाइए, आप रिपोर्ट उसपे ओवर वो आप इसमें लोड कीजिए और वो आपको तुरंत बता रहा है। तो जो डॉक्टर होगा, वो सिर्फ़ उसको दिखाएगा कि जो एआई ने दिया है और जो एक्चुअल है, क्या यही है? हाँ, ये टेबल ठीक है, आप जाओ। तो कितने डॉक्टरों का काम उसने रोक दिया? जो आपकी सर्जरी हो रही है, रोबोट अब आपको कर रहे हैं। पहले आप देखिए कि ओपन सर्जरी होती थी, अभी आप देखिए कि लेज़र से हो रही है। लेज़र के बाद अब रोबोट से हो रही है। अब रोबोट आपके शरीर में भेज के वो ठीक-ठाक करके बाहर आ जाता है। अभी एक न्यूज़ भी दिखी, 8000 किलोमीटर से दूर बैठ के एक डॉक्टर ने एक पेशेंट का सर्जरी ईज़िली, की। ईज़िली बहुत तो एआई आपको आपको एफिशिएंसी बढ़ाएगा, लेकिन उसके साथ जो कुछ चुनौतियाँ होंगी और चुनौतियाँ रहेंगी। क्योंकि जो कुछ लोग अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग बुरे काम करने वाले होते हैं। जब कंप्यूटर आया, तो उसमें एंटीवायरस वाले, जो वायरस वाले भी आए, कि एंटीवायरस आपने तैयार किया, तब तक वो एक वायरस उन्होंने ऐसा डेवलप कर दिया कि पूरा सिस्टम आपको उसने हैंग आउट कर दिया। तो इसलिए वायरस, इसमें भी चैट जीपीटी मीन्स कि जो एलएलएम है, जो एआई के प्लेटफ़ॉर्म है, उनमें भी उनको डिस्टर्ब करने वाले लोग आएँगे। तो वो जो आप काम कर रहे हो, उसको डिस्टर्ब करके आपका जो मोटिव है, उस मोटिव को डिरेल कर सकते हैं। रोज़गार पर निश्चित तौर पर असर पड़ने वाला है। अब ये उन्हीं को रोज़गार मिलेगा जो एआई जानते हैं, हर फील्ड में। आप अगर मेडिकल में हैं, क्रिएटिव में हो, आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आपको एआई आता है, तो तब आप मार्केट में बने रहोगे, नहीं तो आपके सामने संकट होगा। हाँ, कुछ फील्ड ऐसे होंगे कि जहाँ एआई, जैसे मज़दूरी है। अब सड़क बनानी है तो एआई नहीं बनेगा, वो तो मज़दूर ही बनाएगा। अगर बिल्डिंग खड़ी करनी है तो एआई नहीं करेगा, वो इंसान ही खड़ी करेगा। हालाँकि वो सिस्टम बदल जाएगा, अभी जो है ब्लॉक आ गए हैं। अब आप ईंट से घर नहीं बनाओगे, अब चाइनीज़ का मटेरियल आ रहा है, आप उसको नक्शा दे दो, तो नक्शा करके वो आपका बिल्डिंग बना के चले जाएँगे। लेकिन वो मज़दूर का काम मज़दूर ही करेगा, जो कुछ काम है जो इंसान ही करेंगे। लेकिन जो ऐसे फ़ील्ड हैं कि जो आपका काम कंप्यूटर कर सकता है, आपका काम एआई करने लगेगा। आर्किटेक्चर होते थे, वो एक डिज़ाइन बना देते हैं, वो अभी डिज़ाइन एआई। एआई बन रहा है। ग्राफ़िक जो आर्टिस्ट हैं,
आपके ग्राफ़िक आपसे अच्छा ग्राफ़िक एआई बना रहा है ना? आपकी फ़िल्में जैसे एडिटिंग का काम है, आपके जो स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, जो आप स्क्रिप्ट लिखने में आप 3-3 4-4 महीने लेते थे, वो 5 मिनट में आपको स्क्रिप्ट लिख के दे दे रहा है। आपके गाने लिख के दे दे रहा है। अब म्यूज़िक वाले का देखिए आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में कितनी बड़ी क्रांति होने वाली है, कि जो एक एक जो है म्यूज़िशियन कितने दिनों में एक धुन बनाता था और वो धुन में वो लगा रहता था पागलों की तरह कि मेरी धुन कैसे अच्छी बने, अच्छी बने। अभी आप एआई को बोलिए, एक सुनो एआई एक ऐप है, और उसको बोलिए वो बढ़िया आपको एक गीत लिख के दीजिए और वो जो धुन जैसे आप उसको बोलिए कि मुझे ऐसी धुन चाहिए, वैसे धुन आपको बना के दे दे रहा है। तो एआई जो है इसमें ट्रांसफ़ॉर्मेशन का समय है, यही समय है। ये समय जो है, ये पीरियड ये जो है ट्रांसफ़ॉर्मेशन का है और इसमें जिसने एडॉप्ट कर लिया, वो सर्वाइव करेगा, जिसने नहीं किया उसको फिर दूसरे दाएँ-बाएँ काम लेकिन करने क्या इससे क्रिएटिविटी कम होने वाली है? देखिए, इसमें आपका जो इंसान का जो माइंड है, वो इसमें निश्चित तौर पर प्रभावित होने वाला है, क्योंकि आप अब अपने दिमाग से काम नहीं कर रहे हो। अब आप एआई से काम करा रहे हो, तो जो आपके सोचने की, समझने की क्षमता है, वो कम हो रही है। जैसे आप कोई गीत लिख रहे हो, अब देखिए, एक गीत लिखने के लिए आपको दिन भर कुछ न कुछ किताबें पढ़ते रहनी पड़ती थी। आपको साहित्य पढ़ना आपको पढ़ना होता है, तब जाके आपके विचार आते हैं, नए विचार आते हैं, नई कविताएँ, नई कहानी आपके मन में आती है। अब आपने क्या किया कि आप चैट जीपीटी से दिन भर पूछ रहे हो, नहीं ये लिखो, इस लाइन पे लिखो, ऐसा लिखो, इसमें ये चीज़ें डालो, इसमें इमोशन डालो। तो आप उसको कमांड दे रहे हो, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तो ये समय आने वाला है कि आपका दिमाग काम करना कम कर देगा। ये नहीं आपके नए आइडिया नहीं आएँगे। आजकल बच्चे देखिए, नए-नए बच्चों को माँ-बाप उनको वो रोए ना, जिद ना करें इसलिए उनको मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं और उनकी जो स्टडी आ रही है, बहुत खतरनाक स्टडी आ रही है। बच्चे अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। वो हाँ, उनको अगर पढ़ने के लिए बोला जाए, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनका कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है। बच्चों की आँखें खराब हो रही हैं, कान खराब हो रहे हैं, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन दिमाग उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो दिमाग इस्तेमाल नहीं होगा तो क्या होगा? कुंद हो जाएगा और फिर हमारे सामने जो एक हम हमारे जैसा देश जहाँ हमारे यहाँ युवा हैं, हमारे 65% लोग ऐसे हैं जो जिन 35 साल से कम जिनकी उम्र है, वो अगर डंप हो जाएँगे, वो सारा एआई से काम करेंगे, तो क्रिएटिविटी होगी नहीं। फिर नए आइडियाज़ नहीं आएँगे, तो फिर आप डिपेंड हो जाओगे पूरी तरह से एआई पे, ये ऐसे काम करोगे और ऐसा हो भी रहा है, होने लगा है ऐसा। तो ये समस्या रहेगी। उस समस्या का कैसे समाधान निकलेगा जैसे हम रिसर्च लिखते हैं, तो रिसर्च में तो क्लियर होता है कि जो एआई से लिखा होगा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे या प्लेगरिज़्म होता है तो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो वहाँ लेकिन वो फ़ील्ड बहुत छोटा है, रिसर्च का फ़ील्ड बहुत छोटा है। बाकी जो क्रिएटिविटी का फ़ील्ड है, हर फ़ील्ड चाहे क्रिएटिविटी का हो, चाहे वो ग्राफ़िक में हो, म्यूज़िक में हो, लिखने का हो, वो सारा जो है ओवरटेक करने वाला है एआई। लेकिन आपको दिमाग अगर चलाना है तो किताब पढ़ते रहिए, आप लिखते रहिए, दिमाग का इस्तेमाल करते रहें और योग ज़रूर करें, ध्यान ज़रूर लगाएँ। जितना देर आप ध्यान लगाएँ उतना दिमाग आपका तेज़ होता रहेगा और आप सिस्टम में रहोगे। नहीं तो आप पूरी तरह से डिपेंड एआई पर होगे, तो आपका फिर आपको समझ नहीं आएगा मैं कर क्या रहा हूँ। सर, चलते-चलते मैं पत्रकारिता के जो छात्र हैं, जी। नई चुनौतियाँ उनके लिए क्या हैं? क्योंकि हमने देखा है सर, फ़ील्ड में भी देखा है और चैनल्स में भी देखा है या आप न्यूज़पेपर्स में, कि जो कहीं न कहीं क्वालिटी का डिग्रेडेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया है सर। मतलब जो क्वालिटी आती थी, अब उसमें क्योंकि जैसे अभी हमने कहा कि एआई, चैटजीपीटी और इतने कहीं न कहीं ऐप आ लेकिन पढ़ाई का भी जो सर एक फ़ील्ड पे जाके अनुभव होता था, हुँ। अब वो फ़ील्ड पे अनुभव कम है। जैसे अगर हमने अभी देखा है पर्यावरण पे बहुत नुकसान हो रहा है चीज़ों का, तो वो रूम में बैठ के ही वो उसके लिए सर आप क्या कहेंगे चीज़ों का? देखिए, पत्रकारिता की बात करें तो मैं बहुत जगह बहुत संस्थाओं में पढ़ाने के लिए जाता हूँ और मैंने देखा है कि जो बच्चे क्वालिटी आती थी, अब उस तरह से बच्चे कम आने लगे और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो मैंने बंद होते देखे हैं अभी, क्योंकि पत्रकारिता में अब बच्चे नहीं आ रहे। इसका कारण क्या है कि जो पत्रकारिता का जो बूम था, वो 2000 से लेकर 2015-16 तक था, बूम था। क्योंकि बहुत सारे टीवी चैनल खुले, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे आए, तो वो बूम अब खत्म हो गया। अभी इंडिविजुअल हो गया है। आप अपना ब्लॉगिंग करिए, आप इंडिविजुअल वेबसाइट बनाइए, आपको काम मिलेगा। आप अपना यूट्यूब चलाइए, आपको इंडिविजुअल काम मिलेगा। तो इंडिविजुअल की तरफ ज़्यादा फ़ोकस हो गया है। जो बड़े मीडिया हाउस हैं, वो गिनती के रहेंगे। जो अभी हैं, वही रहेंगे, नए आने वाले अब नहीं हैं इसमें। क्योंकि प्रिंट का डिजिटल फ़ॉर्म रहेगा। डिजि प्रिंट का हो सकता है कि जैसे एक अनुमान है कि 2040-45 तक प्रिंट कॉपी जो हम हमारे पास आ रही हैं, फिज़िकल कॉपी नहीं आएँगी। अभी भी कम हो रही हैं, हालाँकि बिल्कुल सर, बहुत सर्कुलेशन धीरे-धीरे कम हो रही है। जी, और एक ज़माना ऐसा है कि आपको मोबाइल पर ही पढ़ना है, तो आपको हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ना है, तो आपको मोबाइल पर ही पढ़ना पड़ेगा। उसकी फिज़िकल कॉपी नाम मात्र की रहेंगी या बंद हो जाएगी। जो शुरुआत मेरे ख़्याल से यूएस से होगी और इंग्लैंड से होगी।
जहाँ फिजिकल कॉपी आपको नहीं मिलने वाली है। तो अब आपको जो पत्रकारिता के छात्र हैं, उनके सामने चुनौतियाँ ये हैं कि अब आपको एआई से लड़ना है। आपको मीडिया हाउस में अब संभावनाएँ कम हैं, आपको वहाँ से लड़ना है। इसलिए आपको जितना आप ज्ञान अर्जित कर सकें और नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर सकें, क्योंकि मैक्सिमम आप नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कीजिए, एआई को एडॉप्ट कीजिए, तो तब आप सर्वाइव कर सकते हैं। और आप इंडिविजुअल कर सकते हो, अपने पर्सनल ब्रांड बनाओ। आप इंस्टाग्राम पर पर्सनल ब्रांड बनाइए, आप यूट्यूब पर पर्सनल ब्रांड बनाइए, आप वेबसाइट आपकी जो जिसको आप ब्लॉगिंग कहते हैं, ब्लॉगिंग कीजिए आप। तो आपके पर्सनल वेब आपकी पर्सनल बनेगी और ये जो मौके हैं, जो कि टीवी चैनल में आपको काम मिल गया, आपको अखबारों में काम मिल गया, मिलेगा क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट तो आया है, लेकिन ये लोग रिटायर होंगे, रिटायर होने के बाद दूसरे लोगों को काम मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा। इसलिए इंडिविजुअल की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। अभी लोग यूट्यूब में आप देखा होगा कि कितने सारे यूट्यूब जो सक्सेसफुल है, लेकिन वो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग पर डिपेंड करता है। तो इसलिए पर्सनल जब आप पत्रकारिता के स्टूडेंट होते हैं, तब से आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग शुरू कर देनी चाहिए और नहीं तो अब वो आशा नहीं जो हमारा समय था, जो हमारा एक गोल्डन पीरियड था, वो अब नहीं रहा और वो बूम भी नहीं रहा। तो इसलिए आपको जो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, डिजिटल है, उस तरफ फ़ोकस करना पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट डिजिटल की तरफ जा रहा है। अभी आप लेटेस्ट आंकड़े जो फिक्की की रिपोर्ट आई है, उस वो रिपोर्ट कहती है कि जो हमारा मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर है, उसमें $2.5 ट्रिलियन का मार्केट ये हो गया है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। उसमें जो 32% डिजिटल का था, वो बढ़ के 60 होने वाला है और ये 2032-33 तक और बढ़ेगा। हो सकता है 80% तक हो जाए। तो इसलिए डिजिटल की तरफ सब कुछ जाना है, सारा पैसा डिजिटल में जाना है। अभी लोग क्या करते हैं कि ऐड ऐड भी देते हैं तो डिजिटली को ही देते हैं। वो लोगों को पता है कि मोबाइल आपके हाथ में स्मार्टफ़ोन है। तो डिजिटल की तरफ जाना, डिजिटल सीखना और डिजिटल को ही ग्रो करना, इस तरफ करोगे तो ज़्यादा मुझे लगता है बेनिफिट रहेगा। प्रिंट में जाइए, मौका मिलता है तो क्योंकि आज भी हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो प्रिंट ही है। आज भी अगर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो आप चाहते हो कि प्रिंट में एक खबर छपे आपकी। टीवी चैनलों में भी आप चाहते हैं कि इसमें भी दिख जाए। लेकिन आज भी विश्वास लोग अखबारों पर ही करते हैं। लेकिन ये समय बदल रहा है। ये मजबूरी है, टेक्नोलॉजिकल मजबूरी है कि हमने देखा कि जो फौजी फ़िल्म थी, अब फ़िल्म खत्म हो गई। ये फौजी फ़िल्म थी तो इसमें कोई कसूर नहीं था। टेक्नोलॉजी बदली, वो बर्बाद हो गया। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी बदल रही है तो हमको टेक्नोलॉजी के साथ कदम-ताल करना होगा, तो आगे बढ़ोगे। थैंक यू सर, हमारे साथ इस खास पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। चलते-चलते सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को? क्योंकि पर्यावरण को लेके सर आप बहुत काम करते हैं, उत्तराखंड से आप खुद देवभूमि से हैं। तो जिस तरीके से हमने देखा है आपदाएँ आ रही हैं, लोग प्रभावित हो रहे हैं, उसको लेके सर क्या? देखिए, जो हमारा लालच है ना, अ, ये लालच खत्म नहीं हो रहा है और इसके कारण हमारा पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। आप चले जाएँ पहाड़ों में, चूँकि मैं उत्तराखंड से हूँ, दिल्ली के लोग, बाहर के लोग उत्तराखंड में आके घर बना रहे हैं। जो उत्तराखंड के लोग हैं, वो अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं और वहाँ बड़े-बड़े होटल बन रहे हैं। अब चूँकि उत्तराखंड का जो पहाड़ है, हिमालय सबसे कमज़ोर है, नया है, सबसे यंगेस्ट जो पहाड़ है, वो हिमालय है। तो वो इतना भार सहन नहीं कर पा रहा है और उसके कारण जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं बादल फट रहे हैं और उसके कारण आपदाएँ आ रही हैं। बारिश ज़्यादा हो रही है, तो फिर नदियों में बाढ़ भी ज़्यादा आ रही है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि जो ये घर नए बन रहे हैं, वो टूट जा रहे हैं, बिखर जा रहे हैं, वो बह जा रहे हैं। तो ये सब का एक ही कारण है, लालच। अगर जितनी आपको ज़रूरत है, उतना घर बनाओ। अगर आपको दिल्ली में एक घर है, तो उसमें रहो ना। क्या ज़रूरत है आपको उत्तराखंड में जाके आपको घर बनाने की? क्योंकि वहाँ घर बनाओगे, आपका इस्तेमाल होगा नहीं। आप महीने में 1 बार वहाँ जाओगे, 2 महीने में 1 बार जाओगे, आप लोगों को वहाँ भेजोगे। उत्तराखंड में जो पॉपुलेशन है, वहाँ की लोकल पॉपुलेशन से ज़्यादा जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, वो ज़्यादा है, 3 गुना है। तो उसकी कैपेसिटी नहीं है, इसलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो लालच, इसके कारण हम सब लोग बर्बाद हो रहे हैं और यही लालच ही सबसे बड़ा कारण बनेगा कि इस धरती जो खत्म करने का जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो लालच के कारण हो रहा है। वेस्टर्न कंट्री को आप देख लीजिए, अमेरिका में, चाहे यूरोप में, चाहे जापान को देख लो, चीन को देख लो, वो लालच के कारण तो कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, वो अपने यहाँ मशीनरी बना रहे हैं, नए-नए इक्विपमेंट्स बना रहे हैं। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि जब हम कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा होता है, क्लाइमेट चेंज होता है और उसका हम असर देख रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं कहीं आपदाएँ आ रही। तो लालच है, इसकी मुख्य जो कारण है वो लालच है। छोटे एक व्यक्ति का लालच और एक देश का लालच, सबका लालच है। लालच खत्म होगा तो पृथ्वी बचेगी, नहीं तो पृथ्वी
2100 तक जैसे बड़ी जो स्टडी आ रही है, आईपीसीसी की स्टडी आई है, वो तो यही कह रहे हैं कि 2100 तक तो सारी चीज़ें बदल जाएँगी। धरती का तापमान 2 डिग्री तो अभी भी बदल चुका है, बढ़ चुका है और 2100 तक अगर ये और बढ़ा, तो जितने हमारे ग्लेशियर है वो तो पिघल जाएँगे, हमारा समुद्र का स्तर बढ़ेगा, न जाने कितने टापू, कितने देश इसमें डूब जाएँगे। तो नई-नई बीमारियाँ आएँगी। अभी कोविड आया, उसके बाद पता नहीं कौन-सी बीमारी आई, ये सारे क्लाइमेट चेंज के कारण है। सबकी जड़ एक है, लालच। अगर लालच छोड़ दें, तो चीज़ें सब ठीक हो जाएँगी। तो ये थे हमारे साथ रोशन गौर साहब, जिन्होंने जाते-जाते एक सबसे अहम बात कही है कि अपने अंदर के लालच, चाहे वो इंसान हो या देश, उसको खत्म करना पड़ेगा अगर पृथ्वी को संरक्षित है। थैंक यू।